गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। आरएस खुरमी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने 30 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में हम उसके आगे बढ़ेंगे और 31 से 60 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी और कंसेप्ट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो तो हमारा एक और चैनल है S4N, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो ऐसी वीडियोस में लाता हूँ, तो चैनल पे बने रहिए और वीडियो को शुरू करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सारे पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल हमने चालू किया है। इसके अलावा वेरियस सीरीज स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें आप इंजीनियरिंग मटेरियल्स, थर्मोडायनेमिक्स, बॉयलर्स वगैरह देख सकते हैं। तो उनको भी विजिट कीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए। मॉड्यूलर रेशियो किसे कहते हैं? तो मॉड्यूलर रेशियो जो होता है वो रेशियो होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटीज का। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शेयर मॉड्यूलस ऑफ अ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो शेयर मॉड्यूलस जो होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। और कितनी कम होगी वो आप देख सकते हैं। E इज इक्वल टू 2G 1 + म्यू। ठीक है, यानी कि जो G होगा वो हो जाएगा E/2 और 1 + म्यू। अब म्यू की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए, कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू हो, E/2 से छोटा ही होगा, तो लेस देन हाफ, बी ऑप्शन। अ रॉड इज एसेंशियली सेंट्रली इज अ ट्यूब एंड असेंबली इज टाइटेंड सेंट्रली। देखिए, एक रॉड है इस तरीके से और उसके चारों तरफ एक ट्यूब है और इसके ऊपर हमने नेट लगा के रखा है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा घटिया किस्म का है पर अब फिर भी। और इसको हम कंप्रेसिव लोड देंगे, इसके ऊपर हम कंप्रेसिव लोड लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है दोनों पे कंप्रेसिव लोड आएंगे, तो 33 का सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब उस केस को फिर से मैं अच्छा वाला डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रॉड है, सॉलिड रॉड, उसके चारों तरफ ट्यूब है। ठीक है, नीचे से दोनों फिक्स्ड हैं। उस रॉड को थोड़ा इलोंगेट किया, यहाँ पे रिंग्स बनाई, थ्रेड बनाए और इसके ऊपर एक नट लगा दिया। ठीक है, अब इस जब नट को मैं टाइट करूंगा ना, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, इस नट को जब मैं घुमाऊंगा तो ये जो ट्यूब है ना, इस पे ये ट्यूब को ये धकाने की कोशिश करेगा। ट्यूब पे आएंगी कंप्रेसिव फोर्सेस और ट्यूब पे कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगी, पर अब ये तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, तो साइमल्टेनियसली जो रॉड है उस पे आएंगी टेंसाइल प्रोसेस। तो रॉड ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी और ट्यूब नीचे की तरफ। तो रॉड जो होगी, बोल्ट जो होगा अपना, वो होगा टेंशन में और ट्यूब जो होगी वो कंप्रेशन में होगी। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकता है। और ये मेरे ख्याल से गेट या ईएससी में एक आध बार पूछा गया, मेरे ख्याल से ईएससी में ही पूछा गया होगा। When a bar is subjected to change of temperature and its deformation is prevented, the stress induced in the bar। अब देखिए, अगर बॉडी में कोई भी रॉड है या कुछ भी बार है, उसमें कुछ चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, तो उसमें डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसमें जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं उन्हें कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। अब ये थर्मल स्ट्रेस टेंसाइल भी हो सकती है, कंप्रेसिव भी हो सकती है। आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कब कैसी होगी। अब देखिए, एक बार है 5 mm का, अब उसको अगर हीट करेंगे और फ्री टू एक्सपेंड है, उसको कोई रोक नहीं रहा, तो उसमें कोई वो अपने आप को रिस्ट्रेन करेगा ही नहीं, तो उसमें कोई भी स्ट्रेसेस नहीं आएंगी। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। अब एक बार है जिसको कूल किया -5 डिग्री सेल्सियस से, तो किसी भी चीज को कूल करते हैं ना जब अपन, तो नॉर्मली वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब कॉन्ट्रैक्ट होगी और आपने उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा है, तो उसमें ये बॉडी चाह रही है कि मैं छोटी हो जाऊं, अंदर की तरफ चले आऊं, पर आप इसको बोल रहे हो कि नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, इसको बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हो ना। तो ये कैसी स्ट्रेसेस होंगी? टेंसाइल स्ट्रेस, 37 का सी। ऑन द अदर हैंड, अगर इसको हीट करेंगे तो वो बड़ी होना चाहेगी, पर आप बड़े होने नहीं दे रहे, आप उसको कंप्रेस करके छोटा कर रहे हो, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ जाएंगी। 38 का बी हो जाएगा। थर्मल स्ट्रेसेस इन अ बार इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर स्ट्रेस की बात करूं तो सिग्मा होता है E
यानी यंग्स मॉड्यूलस, अल्फा जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और डेल्टा टी तो चेंज इन टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर स्ट्रेस की बात करूं तो ई हटा दो, अल्फा डेल्टा टी बस। थर्मल स्ट्रेस डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया तो डज नॉट डिपेंड, डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि क्या फॉर्मूला था, ई अल्फा डेल्टा टी। क्रॉस सेक्शन क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। If a fall in temperature of a composite body, then the member with the greatest coefficient of linear expansion will subject to compressed growth. मान लीजिए दो बॉडी हैं, एक बॉडी ये है, एक इसके ऊपर एक और, ये कंपोजिट कर दिया हमने, एंड टू एंड जॉइंट है इसके। अभी जो ऊपर वाली बॉडी है ना, इसका अल्फा ज़्यादा है, मान लीजिए 10 इंटू 10⁻⁻6 पर केल्विन, और इसका है 5, है ना, 10 और 5 लेके चल रहा हूँ। जब इसका टेम्परेचर कम करेंगे ना, तो ये जो 10 वाला है ना, ये ज़्यादा छोटा होगा, और 5 वाला जो होगा वो कम छोटा होना चाहेगा। पर ये दोनों कंपोजिट बॉडी है, मतलब होंगे तो एक ही बराबर होंगे। तो 5 वाला बोलेगा भाई मैं तो छोटा हो ही नहीं पा रहा, तो तू थोड़ा बड़ा हो जा, तो ये बड़ा हो गया। तो इस पे कैसी आएंगी, टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी। फिर ये जो 10 वाला है, ये बोलेगा भाई मैं तो ज़्यादा छोटा हो गया, एक काम कर तू भी थोड़ा छोटा होने की कोशिश कर। तो जब ये छोटा होने की कोशिश होगी, ये इसको दबाएगा, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ जाएंगी, और बीच में कहीं ये मोल भाव करके इतने पे रुक जाएंगे। समझ रहे हो, इस तरीके से सिचुएशन होती है। तो ये आपका गलत होगा, जो जिसका लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा है वो ज़्यादा, उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी, तो आपका 41 का बी हो जाएगा। थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेसेस तो मैंने बताया आपको ई अल्फा डेल्टा टी के बराबर होता है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर से का फंक्शन होगी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सबका होगी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हेन अ सर्कुलर बार टेपर्ड यूनिफॉर्मली D1 से D2 एट द अंदर D2 एट द अदर एंड द सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, थर्मल स्ट्रेसेस जो इंड्यूस होंगी। देखिए यहाँ पे ना मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सिग्मा इज इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी के बराबर। तो ये प्रोपोर्शनल होती है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से, ई से प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे सारे में ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनने ऑप्शन ही अच्छे से फ्रेम नहीं किए, तो आपका ऐसे ही ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देख के भी बता सकते हैं। फॉर्मूला याद रख लीजिए, बहुत ही बड़ी बात है। पर अगर कभी फॉर्मूला याद ना आए, और तो थोड़ा एप्टीट्यूड लगाओ, दिमाग लगाओ, डायमेंशन चेक कर लो, कुछ भी करो, पर कुछ कहीं से जुगाड़ लगा के आंसर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है, क्वेश्चन के नीचे जो ऑप्शंस हैं वो भी क्वेश्चन का पार्ट है, इसी को भी यूज करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो स्ट्रेस इज अ प्रेशर पर यूनिट एरिया, तो गलत है यार। देखो स्ट्रेस की यूनिट होती है मेगा पास्कल, मेगा पास्कल पास्कल जो भी, प्रेशर की भी पास्कल, तो पास्कल पर यूनिट मीटर स्क्वायर कर दूंगा, तो फिर ये तो यूनिटी मैच नहीं हो रही ना, ये तो गलत है, सरासर गलत है। स्ट्रेन अपन एमएम में मेजर करते नहीं है, ये यूनिटलेस होती है। हुक्स लॉ ब्रेकिंग पॉइंट तक नहीं चलता, प्रोपोर्शनैलिटी इलास्टिक लिमिट तक चलता है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट, तो ये हमारा तब भी सही है। द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज नोन एज, जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उस डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन होगा उसको कहते हैं लीनियर स्ट्रेन। लेटरल उसके परपेंडिकुलर होगा। वॉल्यूमेट्रिक टोटल वॉल्यूम चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। शियर स्ट्रेन की तो कहानी अलग है। एवरी डायरेक्ट, जब भी कोई डायरेक्ट स्ट्रेस लगती है तो उसके डायरेक्शन में एक स्ट्रेन होती है, और उसके राइट एंगल डायरेक्शन में भी एक स्ट्रेन आती है। मान लीजिए एक रबर बैंड लेना, कभी वैसे आपने ली होगी कि देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको रबर बैंड को जब आप इसमें टेंसाइल फोर्स लगाओगे ना, तो इसका एरिया बढ़ेगा। पर आपने देखना कि रबर बैंड पतली होती चली जाएगी, तो यहाँ लेंथ बढ़ रही है पर डायमीटर और डायमीटर कम हो रहा है, तो चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी बाय डी, ये जो होगी ये कहलाएगी लेटरल स्ट्रेन। और वो क्या की होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फोर्स इस डायरेक्शन में, लेटरल स्ट्रेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रही है, कंप्रेसिव आ रही है, इस तरीके से। तो बी ऑप्शन हो जाएगा।
रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन कहलाता है पॉइजन रेशियो। अच्छा, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वाले लेक्चर में जो सोम के लिए मैंने बनाया था, बहुत ही पहला लेक्चर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज का, उसमें मैंने डिटेल में कवर किए। इसके अलावा मटेरियल साइंस की जब मैंने बनाया था तब उसमें भी कवर किए। तो अगर आपको इनके बेसिक्स में अगर कोई आपको लगता है तो दिक्कत है, तो या फिर आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देख लेना। वहां पे मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। और वो सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको बताऊं, वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एसएससी जेई से उठाए मैंने, कुछ पीएसयू के एग्जाम से उठाए, गेट और ईएससी से उठाए हुए क्वेश्चन है। मतलब एक भी क्वेश्चन मैंने किसी बुक से नहीं टापा, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम यहाँ पे आराम से इनको सॉल्व कर ले रहे हैं, पर ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो एग्जाम में कोई अलग से कोई क्वेश्चन बन के नहीं आता। जैसे आप लोग जब कोई एग्जाम आता है, उसकी नोटिफिकेशन, जब जॉब नोटिफिकेशन आती है, तो आप लोग पूछते हैं सर पैटर्न किस लेवल का होगा, लेवल किस लेवल का होगा। तो यार यही जो बुक है ना, यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं। एग्जामिनर देखता है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाता है या कोई भी पुराने पेपर्स उठाता है, उसमें से देखता है जो भी उसको पसंद होता है, वो सिलेबस से टाप देता है। और क्या करता है, अपने मन से थोड़ी ना बनाएगा इतने सारे क्वेश्चन। बनाएगा भी तो किसी को मॉडिफाई करके बनाएगा। तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि ऐसा गेट वगैरह में ही होता होगा, गेट ईएससी में ही होता है, और वो भी कितने बना लेंगे, 150 क्वेश्चन उनको फ्रेम करने हैं, तो बुक से ही आते हैं। आप देखना, सेम क्वेश्चन आपको ईएससी में, मैंने अभी बताया पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया, ईएससी के क्वेश्चन डायरेक्टली इस बुक से हुआ है। तो ईएससी गेट जैसे एग्जाम्स के अगर बुक से क्वेश्चन आएंगे, और ये बुक तो है ही यूपीपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम्स होता था ऑब्जेक्टिव, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो इस बुक से क्वेश्चन आना के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसको सॉल्व कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेन टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये बिल्कुल गलत है। लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन का रेशियो होता है। A bar of 2 meter long, 20 meter wide and 10 meter thick is subjected to pull of 2 kilonewton. If the same bar is subjected to push 2 kilonewton and Poisson ratio उसका दिया हुआ टेंशन में, तो देखिए पॉइजन रेशियो प्रॉपर्टी होती है और वो दोनों केस में बराबर ही होगी, उसको नहीं मतलब। अब स्टील के लिए देखिए, उस वीडियो जब मैंने बनाए थे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में, वहां पे मैंने एक चार्ट दिया था। उस चार्ट में मैंने स्टील, कास्ट आयरन, दुनिया भर की जो चीजें हैं, कंक्रीट वगैरह, सबका मैंने दिया हुआ है कि किसका पॉइजन रेशियो कितना होता है। तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा, कभी भी चलते फिरते एक बार रिवाइज कर लेना। फिर इस क्वेश्चन में तो हम डिस्कस करेंगे। जो स्टील होता है उसके लिए 0.23 से 0.27 के बीच में होता है। अब ये जो 0.23 है, ये 0.22 भी हो सकता है ना। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, पर ये रेंज जो है वो इस रेंज में ही होता है। कास्ट आयरन की बात करें तो वो बढ़ जाएगा। कास्ट आयरन के केस में ये आपको देखने को मिलेगा 0.31 से 0.34। उस वीडियो में मैंने शायद 0.33 तक कवर किया है। तो थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मटेरियल बनाते हैं उसमें कुछ अलॉय एलिमेंट डाल देते हैं या कुछ कुछ चीज़ें कर देते हैं। आउटर कंडीशंस का वेरिएशन आ जाता है, प्रेशर का, टेम्परेचर का, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। पर जो मेजर, जो मोटे मोटे तौर पे यही रहता है। अ बार ऑफ लेंथ L एंड विड्थ B एंड थिकनेस T इज सब्जेक्टेड टू पुल। अगर एक बार है उसको हम पुल करेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, और ये जो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो कंप्रेस होंगी, तो लेंथ इंक्रीज करेगी पुल के केस में, विड्थ और थिकनेस डिक्रीज करेंगी। वॉल्यूमेट्रिक चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। फिर है, अगर एक बार है उसको पुश करेंगे, ऐसा एक बार है उसको पुश करेंगे, दबाओगे, तो उसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी और बीच से मोटा हो जाएगा, यानी कि विड्थ और थिकनेस इंक्रीज कर जाएंगी, लेंथ उसकी डिक्रीज करेगी, 54 का डी हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, तो अभी हमने देखा चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 56th, एक रेक्टेंगुलर बार है जिसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B, थिकनेस T है, P अपन ने फोर्स लगाया, तो लीनियर स्ट्रेन बतानी है। E यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। पहले मैंने बताया था PL/AE। अगर एक ये बार है, इसकी लेंथ L होगी, इसका क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो इसकी थिकनेस T मान लो, विड्थ B मान लो, तो जो A हो जाएगा वो हो जाएगा BT। PL/BTE
कौन सा ऑप्शन है? PL/BT। लीनियर स्ट्रेन पूछ रहा है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला था ना, ये था डिफॉर्मेशन का, डेल्टा का, यानी कि ये मीटर में देगा, में देगा, मीटर में, इस यूनिट में देगा। पर यहाँ पे लेटरल स्ट्रेन पूछ रहा है, तो ये इसको अगर लेंथ से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी स्ट्रेन आ जाएगी। तो ये लेंथ से डिवाइड करूंगा तो एल तो कट जाएगा, यहाँ से भी एल कट जाएगा। P/BT E 56 का ए हो जाएगा। When a rectangular bar of length L and width B and thickness T is subjected to axial pull of P, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? देखिए E इज इक्वल टू होता है 3K1 - 2 म्यू। अब म्यू की जगह इनने 1/m लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। E इज इक्वल टू 3K1 - 2/m। अब ये चीज़ ढूंढो कहाँ है, तो ये चीज़ आपको C देखने को मिलेगा। अब ये 3 का फैक्टर कहाँ चला गया? अगर इस 3 के फैक्टर को मैं इंक्लूड करूँ तो जो वॉल्यूमेट्रिक होती है ना, वो होती है x डायरेक्शन में लीनियर, y डायरेक्शन में लीनियर प्लस z डायरेक्शन में लीनियर। जब हम एक्सियल पुल लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आती है ना, ये एक ही बराबर आएगी सब में, तो वो उसको हम 3 टाइम्स EXS टाइप से लिख देते हैं, तो 3 वहाँ कंज्यूम हो जाता है। कुल मिला के आप 1 - 2/m ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस केस में 57 का C हो जाएगा। जुगाड़ से आंसर निकालो। When a body is subjected to 3 mutual perpendicular stresses of equal intensity, the ratio of direct stress to corresponding volumetric strain is called, तो जो K होता है वो होता है सिग्मा अपॉन डेल्टा V/V। देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस टू करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा बल्क मॉड्यूलस। ये क्या होता है? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा यंग्स मॉड्यूलस। पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। द रिलेशनशिप बिटवीन E और K के बीच में। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन देखना, उस वीडियो में भी मैंने दिखाया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसमें एक और वैरायटी बनती है, वो उसमें मैंने कवर की थी, शायद इसमें भी हो, नहीं है इसमें नहीं है, उसी में थी। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। E इज इक्वल टू 3K1 - 2 म्यू होता है। म्यू की जगह 1/m लिखा है इनने, कोई दिक्कत नहीं है। 3K1 - 2/m हो जाएगा। अब मुझे K की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? 3K, इसको थोड़ा मैं सॉल्व करूंगा, ये हो जाएगा m-2 डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पे हो जाएगा E। तो K को अकेला छोड़ दो, बाकी सबको इस पाले में ले आओ, तो हो जाएगा E × m/3m-2। तो आपका हो जाएगा D ऑप्शन, 59 का D। और आखिरी क्वेश्चन, रेशियो ऑफ बल्क मॉड्यूलस टू यंग मॉड्यूलस बताना है, जबकि पॉइजन रेशियो 0.25 है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू 3K1 - 2 म्यू। ठीक है, K हमारा क्या है? बल्क मॉड्यूलस। K/E की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो हम 3 वैल्यू रख देते हैं। 1 - 0.2 × 0.25 तो हो जाएगा 1/2। E इज इक्वल टू 3K 1 - 1/2 1/2, तो K/E कितना आ जाएगा? K/E 2/3। तो आपका B ऑप्शन होगा। हंसते मुस्कुराते सारे क्वेश्चंस हो गए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस